नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 109 कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा। आज एक ऐसे गांव के बारे में हम बात करेंगे जिसको संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, ये समझ लीजिए, UNWTO, संयुक्त राष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने, जिसे भारत का श्रेष्ठतम पर्यटक गांव घोषित किया है। ये बड़ी 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 बात है और ये मतलब बहुत बड़ी बात है। भारत का एक गांव ऐसा है जिसे कि यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो उनका पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा उसको भारत का श्रेष्ठ पर्यटक गांव घोषित किया गया है। अब इस गांव के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूएनओ है, उन लोगों ने ये सिलसिला अब शुरू किया है कि गाँव को, जो गांव है, जो भारत के या दुनिया भर के जो गांव हैं, जो अपने परंपरा और संस्कृति के साथ अपना सामाजिक और आर्थिक विकास कर रहे हैं, उनको वो पहचान करके और उनको सम्मान दे रहे हैं। देखिए, इस बात का संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है कि जब गांव सरकार की मैं बात करता हूँ तो ये बार बार ही मैं कहता हूँ कि जितने गांव हैं भारत के 6 लाख, इनकी सबकी अपनी अपनी खुद की एक परंपरा है और संस्कृति है। इनको सरकारी तंत्र से विकसित एक जैसा मत करिए। इनको विकसित स्वतः अपने ढंग से करने दीजिए। भारत में हम लोग उसको, इस बात को भूल गए, लेकिन यूएनओ इस बात को नहीं भूला। अब वो भारत के ही से प्रेरणा लेके उन्होंने ये समझा कि परंपराएं और संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है। तो भारत के, जो आप जानते हैं कि भारत की परंपराएं और संस्कृति इतनी गहरी हैं कि यहाँ के बारे में कहा गया कि कोई बात है कि भारत की हस्ती मिटती नहीं, तो हस्ती यही है कि यहाँ की जो परंपराएं और यहाँ की जो संस्कृति है, इतनी उसमें विविधता है, इतनी विविधता है कि आप एक जन्म में भारत के सभ्यता, परंपरा को, सभ्यता को, संस्कृति को, जो आदिकाल से चली आ रही है, तो समझ नहीं सकते। एक जन्म में तो समझ ही नहीं सकते, उसका कई जन्मों में भी नहीं समझ में। जहाँ इतनी विविधता है, उसको पता नहीं क्यों इन लोगों ने ये सोचा कि इसको ख़त्म करिए, कि नई व्यवस्था हम बना देंगे और एक जैसा सारे देश के सारे गाँवों को बना देंगे। तो ये कौन सी सोच है? ये तो ये इतना मूर्खतापूर्ण सोच है। और इसी मूर्खतापूर्ण सोच को यूएनओ ने भारत से ही प्रेरणा लिया, और इस भारत की प्रेरणा लेके उन्होंने जो कहा कि इतनी जहाँ विविधता है, उस विविधता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को यूएनओ ने समझा। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इन परंपराओं को, संस्कृति को, जो सभ्यता है, उसको साथ विरासत है, उसको लेके जो गांव हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं, उनको हम सम्मानित करने के लिए वो आए। और इसलिए उन्होंने 1975 में एक विलेज टूरिज्म इनिशिएटिव शुरू किया। कि विलेज टूरिज्म इनिशिएटिव उन्होंने इस तरह शुरू किया कि वो गांव जहाँ की वो अपना परंपरागत से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए आगे तरक्की कर रहे हैं, उनको उन्होंने पहचान शुरू की। तो भारत में 3 गांव को लिया गया। एक था मध्य प्रदेश का गांव लातपुरा, और एक गांव था दूसरा मेघालय का, जो है कोंगथोम, और तीसरा गांव है ये तेलंगाना का पोचमपल्ली। अब तीनों गांव के इन्होंने एक तरह से इंगित किया। इस तीनों गांव में उन्होंने, यूएनओ ने सिर्फ पोचमपल्ली को चुना सर्वश्रेष्ठ गांव। मध्य प्रदेश का भी गांव था, मेघालय गांव था, और लेकिन चुना उन्होंने पोचमपल्ली का। और इसलिए चुना कि वहाँ पोचमपल्ली में जैसे उनकी जो उद्देश्य है कि उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनके जो सभ्यता है, उसको अक्षुण्ण रखते हुए, ख़त्म नहीं किया, अक्षुण्ण रखते हुए वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखा। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों गाँवों के बारे में, जिनको जो उनके साथ तीनों गाँव जो थे, उसके बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि वो गाँव भी एक बड़े अपने रूप में एक बड़े विशिष्ट गाँव है, और इसलिए उनकी भी चेक करना जरूरी है। पहले हम शुरू करते हैं। ये गांव है लातपुरा खास, ये मध्य प्रदेश में ये गांव है, और ये आप जानते हैं कि वहाँ बहुत मशहूर है, ओरछा टूरिस्ट सेंटर है,
वहाँ ओरछा में, वहाँ जो मध्य प्रदेश के तमाम वहाँ राजाओं के वहाँ तमाम महल वहल ओरछा में है। वो एक पर्यटन सेंटर, मशहूर पर्यटन सेंटर है। वहीं से 8 किलोमीटर के दूरी पर ये गांव लाजपुरा खास गांव स्थित है। अब इस गांव की विशेषता ये है कि ये गांव बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, प्राकृतिक सौंदर्य जो नैसर्गिक सौंदर्य होता है उसके बीच में ये बसा हुआ है। तालाब हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ियाँ हैं, और इनके बीच में उन्होंने इसको एक पर्यटन केंद्र के रूप में इस गांव ने अपने को विकसित किया। और वहाँ लोगों को अगर आके कोई रहना चाहता है तो ओरछा वगैरह लोग आते हैं तो वहाँ आके उस गांव में रुकते हैं। और उस गांव में ये जो लोग रुकते हैं उनको वहाँ जाके गांव में मिलता है क्या कि वो पारंपरिक चीज़ें, उनको पारंपरिक ढंग से रहना, पारंपरिक खान पान, पारंपरिक खेल कूद, पारंपरिक लोक संगीत, उनकी परंपरा, और ये सारी चीज़ें उसी लगता है कि वो सजीव रूप से वहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो उस तरह से ये पूरा गांव का विकास हो रहा है। कोई ज़्यादा की आबादी भी नहीं है, 1,000 आसपास लोगों की वहाँ आबादी है, लेकिन उस परंपरा को वहाँ उन लोगों ने विकसित किया, उसको जीवित किया, और उससे एक टूरिस्ट सेंटर के रूप में गाँव में के रूप में उपयोग करके, और तमाम टूरिस्ट वहाँ आते हैं और उनको बड़े सुकून मिलता है, शांति। शहर की जो भीड़ भाड़ और जो परेशानियाँ होती हैं, वहाँ जाते हैं तो एकदम उनका शांत, बिल्कुल सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य जब उनको मिलता है तो उन्हें बहुत ही आनंदित होते हैं लोग। तो ये गांव, अब ये सोच देखिए कि भारत के बारे में जब मैं गांव सरकार की बात करता हूँ तो आप केवल विकास आपके दिमाग में आता है, लेकिन इस तरह के भी गांव हमारे देश में बन रहे हैं। और ये केवल गांव केवल वो अब वो चीज़ नहीं है कि आपकी गांव केवल में बिजली खंभा लग जाए, सड़क बन जाए, नल लग जाए। गांव एक टूरिज्म का सेंटर भी बन रहा है एक, और ये अंतर्राष्ट्रीय सोच है कि हमारे गांव, और हमारे पास 6 लाख गांव, इतने गांव तो दुनिया के किसी भी देश में इतने गांव नहीं होंगे, और इतने परंपरा और इतने इतनी विविध संस्कृति ली हुई, इतना हुनर, इतना ज्ञान, इतना स्किल, ये सारे लिए हुए ऐसे दुनिया के कहीं नहीं मिलेंगे। और भारत में तो ये सौभाग्य भारत के 6 लाख गाँव, जो मेरा सौभाग्य है उसको हम दुर्भाग्य मान के समझते हैं कि हम गांव हमारे तो किसी काम लायक नहीं है, गांव में रहने लायक नहीं है। ये हम जो सौभाग्य हमारा उसको दुर्भाग्य बना दिए हैं। ये हमारे देश के, जो मैं बार बार कहता हूँ कि देश के नेताओं और अधिकारियों ने जिस तरह से गाँव को बर्बाद किया है उसका कोई दूसरा नमूना आपको नहीं मिलेगा। तो ये है लाजपुरा गाँव का। दूसरा गाँव है जो मेघालय का, वहाँ की आपको बताएंगे क्या विशेषता है। मेघालय का जो गांव है वो है कोंगथोंग। ये भी गांव बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। झील हैं, पहाड़ी, सुंदर सुंदर पुल हैं, अच्छे सुंदर रास्ते हैं, ये सब तो उसके साथ ही है। वहाँ की एक विशेष परंपरा है जो कितना अद्भुत परंपरा है, और आप भी सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। और अद्भुत परंपरा ये है कि वहाँ उसको कहते हैं कि ये जो भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उस समय जो माँ के मुंह से एक धुन जो निकलती है वही बच्चे का नाम हो जाता है। मतलब वहाँ इस तरह के, जैसे हम लोग और जगहों पे ये है कि बच्चा पैदा होता तो उसका नाम रखा था, वहाँ नाम परिवार में नहीं रखा था, वो धुन ही वही उनका नाम हो जाता है। अब और वो माँ के हृदय से निकलता, उस समय जैसे बच्चा पैदा वो माँ के हृदय से एक धुन निकली। अब वो धुन को हम लोग तो कोशिश करके भी धुन नहीं निकाल सकते हैं अचानक कि कौन सा धुन हो, और सीखना पड़ेगा धुन कैसे। लेकिन वहाँ की एक प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि वो माँ अपना एक धुन निकालती है और वही धुन उस बच्चे का नाम हो जाता है। अब उस पूरे गांव में हर व्यक्ति किसी न किसी धुन से उसको लोग बुलाते हैं और वो समझता है, एक दूर पूरा एक गूंजता है, जैसे चिड़ियों की चहचहाट गांव में आप सुनते हैं, उसी तरह गांव में धुनों की ज़्यादा बातचीत कम सुनाई देती है, धुन बहुत सुनाई देते हैं। और इसीलिए इसको व्हिसल विलेज कहते हैं, व्हिसल विलेज, सीटियों का गांव,
अब ये आप समझ लीजिए, आप कैसे जैसे कोई जैसे 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 धुन क्या शू, आप इस तरह हमें तो नहीं आता होता है, लेकिन बहुत से लोग विभिन्न प्रकार के धुन निकालते रहते हैं, जैसे ये निकल गया। तो इसी तरह से उस गांव के लोग इस तरह से धुन बना बना के, और कितना सुंदर परंपरा, और वो इस मानते हैं कि ये जो निकली है धुन, ये आत्मा से निकली है। महिला उसकी माँ सोचती है कि ये मेरी आत्मा से निकली है, तो ये हमेशा इस बच्चे का कल्याण करेंगे। तो ये परंपरा जो उस गांव में है, इसलिए इसको भी इन्होंने कहा कि इस परंपरा के साथ साथ गांव अपना सौंदर्य को बनाए हुए है, गांव आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से विकसित कर रहा है। तो इस गांव को भी उन्होंने यूएनओ ने उस 3 गांव में इसको भी शामिल किया। अब तीसरा जो गांव है, तो वो गांव है जिसकी कि मैं हम चर्चा विस्तार करेंगे, जैसे कि उन्होंने इन तीनों गांव में प्रथम स्थान दिया। तो वो गांव है आपका पोचमपल्ली, तेलंगाना में। अब पोचमपल्ली की विषय ये करीब करीब यहाँ करीब 1500 परिवार है का गांव है। तो गांव बड़ा है। इसमें एक इसकी खास विशेषता ये है कि हथकरघा की जो साड़ियाँ हैं, हथकरघा के करीब करीब यहाँ इस गांव में हजारों 10,000 लोग कहते हैं कि 10,000 हथकरघा इस गांव में लगाए गए हैं, 1500 परिवार में समझ लीजिए। और ये हथकरघा के द्वारा वो एक साड़ी बनाते हैं एक विशेष शैली से, जिसको कि ईकन शैली कहते हैं। और ये साड़ियाँ दुनिया भर में विख्यात है, दुनिया भर में विख्यात हैं। और लगभग 200 करोड़ का व्यापार उस गांव से होता है, 200 करोड़ समझ लीजिए। ये रंग बिरंगे ऐसी साड़ी बनाते हैं, और इसलिए इसको सिल्क सिटी का, सिल्क का एक तरह से उस साड़ी बनाते हैं हथकरघा के माध्यम से। और एक साड़ी बनाने में 40 दिन उनका लगता है। तो इस सिल्क सिटी की महत्ता, देखिए ये पुरानी हमारी हथकरघा की जो भारत की बहुत पुरानी परंपरा है। और आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश जब भारत में था, बंगाल में, तो कहा गया था बंगाल का मलमल पेरिस के राजा महाराजा मंगाते थे। और वो मलमल क्या होता था कि वो एक बांस के फोफे में एक थान मलमल रख दिया जाता था। ऐसा मलमल भारत में बनता था उसी हथकरघा परंपरा में। उसी हथकरघा परंपरा में आज जो है ये इस तेलंगाना के इस छोटे से गांव में पोचमपल्ली में उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ईकन शैली से वो इतनी खूबसूरत साड़ियाँ सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं कि दुनिया भर में वो विख्यात है। चाहे यहाँ तक कि फ्रांस में, इंग्लैंड में, जो यूरोप के भी देशों में जाती हैं, श्रीलंका में, मलेशिया में जाती है, भारत में तो वो जाती ही जाती है। अब उन्होंने यही सोचा कि यूएनओ ने यही सोचा कि ये लोगों ने अपनी इस परंपरा को, जो हथकरघा की परंपरा, भारत में हथकरघा का एक शैली नहीं है। आप बनारस में बनारस साड़ियों का सुना आपने, वो भी हथकरघा का काम है। मऊ में जाए, उत्तर प्रदेश में मऊ है, गाजीपुर है, तमाम हथकरघा के अपने अपने ढंग हैं। और हथकरघा से कपड़े बुनने का भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, और बहुत ही संपन्न, और बहुत ही इसके हथकरघा के माध्यम से इतना ज़्यादा सौंदर्य से पूर्ण ये अपना कपड़े, और आरामदेह कपड़े, ऐसे धागे हैं जो शरीर पर पड़ते हैं तो बिल्कुल आपको आराम देते हैं। ये जो साड़ियाँ हैं बहुत ये है जो पोचमपल्ली बनती हैं सिल्क की साड़ियाँ, ये लोग पहनने वाले कहते हैं कि ये इतनी आरामदेह होती हैं, इतना सॉफ्टनेस, उनके अंदर सॉफ्टनेस होता है कि पहनने का आनंद अलग होता है और उसके सुंदरता का आनंद अलग होता है। तो ये पोचमपल्ली ने अपने भारत की, इसीलिए यूएनओ ने कहा कि भारत ने उस अपने परंपरा को, अपनी संस्कृति को, साड़ियों की हमारी संस्कृति है साड़ी पहनने की, हमारी उस परंपरा का ये व्यवसाय है, आदि हजारों साल से वो चला आ रहा है ये हथकरघा, उसके माध्यम से इसको करके, और उस गांव ने अपने को सामाजिक और आर्थिक रूप से इस तरह विकसित किया कि एक गांव ने 200 करोड़ रुपए का व्यवसाय, पूरा गांव मिलके 200 करोड़ रुपए का व्यवसाय करता। आप समझ लीजिए उस गांव में कोई एक अभी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि, और चाहे पुरुष हो, नारी हो, स्त्री हो, बच्चे हों, सब किसी न किसी काम में, एक आदमी वहाँ बेरोजगार हो ही नहीं सकता ऐसे में। तो बेरोजगारी का वहाँ सवाल ही खत्म हो चुका है एक तरह से देखा जाए तो। खुद गांव वालों ने अपनी आर्थिक संपन्नता भी बनाई, और गांव भी उन्होंने बनाए,
चूँकि अपने उनके उन लोगों के पास पैसे हैं और गांव के लोगों ने अच्छी सड़कें, पानी की व्यवस्था और ये जो जो सामान्य चीज़ें वो तो है ही हैं। तो वो किसी सरकार के लोगों पर निर्भर नहीं किए। उन्होंने जो अपनी परंपरा है उसी को समय के अनुकूल, निश्चित रूप से समय के अनुकूल बदलते हुए उन्होंने आज यहाँ खड़ा कर दिया है कि इतना बड़ा व्यवसायिक केंद्र बन गया है गांव। वो आज भी गांव ही है। और जब वो खेत है, जब ये जो हथकरघा है, उसके अलावा चारों तरफ खेत बाड़ी है, वो जो वनपन जो गांव में होता है वो तो करते ही करते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी अपने गांव का विकसित किया। तो इसको ही उन्होंने भारत के लिए गौरव की बात है कि सर्वश्रेष्ठ गांव जो उनका पर्यटक केंद्र के रूप में, अब ये कितनी बड़ी बात है कि भारत का ये गांव सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में यूएन ने मतलब विश्व स्तर पर इसकी मान्यता मिली। तो इसी ये बार बार मैं इसी बात को दोहराता हूँ, बार बार मैं दोहराता हूँ। आपको अपने इस श्रृंखला में कितनी बार मैं कह चुका हूँ कि गाँवों को अपने ढंग से विकसित होने दो। उनकी सबकी, हर गांव की अपनी खुद की एक परंपरा है, उनकी एक संस्कृति है, उनकी एक सोच है, उनकी एक क्रिएटिविटी है, उनके अपना अलग अलग ढंग का रचनादर्शिता है, रचनात्मकता है। उनको तो विकसित होने दीजिए। वो तभी वो गांव के लोग संपूर्ण रूप से अपने को विकसित करेंगे। जब गांव के लोग संपूर्ण रूप से विकसित करेंगे तभी पूरे भारत के जो 6 लाख गांव हैं अपने अपने को विकसित करके भारत को बहुत बड़ा महान देश बना सकते हैं। अभी भारत को ही, इसको ये आप कहिए कि आप अपने को खुश करने के लिए जो भी कह लीजिए, लेकिन भारत को आज जिस हालात में भारत पहुंचा है, इसको लोग कहते हैं कि ये तो कहते आते हैं कि एक पतित समाज है। पतित समाज मैंने हर तरह से पिटा हुआ समाज कि यहाँ और आप समझते हैं कि हम बिजली खंभे लगा देंगे, कुछ सड़कें बना देंगे, खर्चा नाली बना देंगे तो भारत हमारा एक बहुत बड़ा देश हो जाएगा। मुझे इसी बात की आपत्ति है कि ये जो तरीका आपने अपनाया है वो बिल्कुल गलत तरीका है। जो विकास का तरीका आप गाँव में दे रहे हैं, गाँव को आप विकसित नहीं करने दे रहे हैं। और गाँव को विकसित तभी हो पाएगा जबकि गाँव को अपने ढंग से उनको सशक्त बनाइए ताकि वो अपने ढंग से विकसित करें। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी हाल में ही एक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। अब ये बताइए, ये चले हैं विशेषज्ञ बनने गांव के। ये अपने को गांव के विशेषज्ञ बन के ये इन्होंने कहा कि गांव को अब शहरों के रूप बनाएंगे। अभी गांव को शहर बनाने आ गए हम। और उसी तरह से मोदी जी को मैं कहूँगा, बड़े आदर के साथ मैं कहूँगा कि उनको शुरू हुई है कि गाँव को स्मार्ट विलेज बनाएंगे। ये शहर बनाएंगे, वो स्मार्ट विलेज बनाएंगे। स्मार्ट विलेज क्या है? और यूएनओ कह रहा है, देखिए हमारा देश, दुनिया कह रही है, यूएनओ दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो कह रहा है कि वो भारत के जो परंपरागत तरीके हैं, चाहे और जो उनकी संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, उसके आधार पर गाँव को विकसित करिए तो हम उसको महत्व देंगे। और ये क्या कर रहा है कि वो एक डिप्टी सीएम बन गए तो शहर बनाने लगे और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी स्मार्ट विलेज में विकसित करना शुरू कर दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? न स्मार्ट विलेज की उनकी सोच कुछ है और न इनकी तो सोच हो ही नहीं सकती, क्योंकि जितने नेता गांव में तब रह नहीं गए। ये गांव में जितने नेता हैं गांव से निकले और सब शहरों में मकान बना कर रहा टाट से, तो उनको वो गांव का मतलब उनको कि जो इस तरह से सुख सुविधा इनको मिली है, तो जब चुनाव में जाएं तो वही सुविधा उनको वहाँ एसी लगा हुआ मिले, उनका ठाट बाट का बंगला हो, घर हो, वही सुविधा उनको मिले। गांव वाले चूल्हे भाड़ में जाएं, चाहे उस गरीबी में रहे, मरे बीरे, जो भी उनकी रोजगार हो, काम। लेकिन नेताजी जब गांव पहुंचे, मैं तो जब भी गांव में जाता हूँ देखता हूँ नेताओं के बड़े बड़े कॉलेज खुले हुए हैं, बड़े बड़े उनके फार्म बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ नेताओं के बने हैं। एक बार एमएलए क्या हो गए, कोठी बन गई, 2 कॉलेज खुल गए, 3 डिग्री कॉलेज खुल गए, उनका गेट बन गया अपने पिताजी के नाम पर। यही सब नेता लोग आजकल देश गाँव में जाइए तो नेता लोग यही करते हैं। तो इनको वही चाहिए, जैसा बंगला कोठी यहाँ बनी हुई है लखनऊ में, दिल्ली में, वैसे ही कोठी उनके अपने गांव में बन जाए और गांव में उनके लिए सारी सुविधा उनको मिल जाए। बस गांव का स्मार्ट वो शहर बन जाएगा और गांव वाले भी उनको देख देख के अपना ज़िंदगी अपना बिता लेंगे। नेताजी का तो बन गया, चलो, और ज़िंदगी भर वो वहीं कीड़े मकोड़े की तरह से गाँव वाले बसते रहे। उनका ये उद्देश्य है। ये नहीं है। सीखिए उस यूएनओ से क्या कह रहा है, उससे संदेश लीजिए। वो यही संदेश दे रहा है कि ये मूर्खों, ये सब मत करो। तुम नेता बन गए हो तो इतनी मूर्खता मत करो, तुम्हारे पास अधिकार आ गया तो इतनी मूर्खता मत करो।
इस तरह का पागलपन मत करो। भारत की विरासत और संस्कृति को देखो, समझो। इतना महान विरासत, इतनी महान संस्कृति, इतनी इतनी विविधता इसमें है, उसकी रक्षा करो। और इस हिसाब से देखो, और वो कोई गरीब नहीं होंगे। एक गांव को 200 करोड़ रुपया व्यापार हो सकता है, तो क्या गांव उसी अपने परंपरा और संस्कृति के और अपनी विरासत को लेकर ही तो इतना बड़ा संपन्न गांव बना है? ये क्या समझ में नहीं आता है तुमको, इन नेताओं? तो इनको इसीलिए ये नेता, वैसे मैंने कहा, कभी नहीं समझेंगे। इनका स्वार्थ दूसरा है, उनका स्वार्थ है सत्ता। सत्ता का प्राप्त करने के लिए आप जब तक मुफ्त बनते रहेंगे, उनको सत्ता मिलता रहेगा। जिस दिन आपने उनके मूर्खता को समझ, उनके चाल को, उनकी दगाबाजी को, उनकी धूर्तता को आपने समझ लिया, उस दिन वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गांव को अपने, जो भारत के, फिर मैं दोहराता हूँ इस बात को कि ये गौरव हमारी कितनी, ये गौरव की बात है कि हमारे पास 6 लाख गाँव है, 6 लाख संस्कृतियाँ हम विकसित कर सकते हैं, 6 लाख हम रोजगार केंद्र विकसित कर सकते हैं, 6 लाख हम अपनी विरासत को अक्षुण्ण रख सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य भारत को मिला है। लेकिन ये सौभाग्य बहुत जल्दी, तेजी से, अब जो अगर उप मुख्यमंत्री की बात मान लिए तो सब शहर बना देगा और सारे गांव मिटा देंगे, आपकी विरासत मिल गई, आपकी संस्कृति मिट जाएगी, सब मिटा देगा वो। उसको तो अपना जात के नाम पर, चाहे किसी के नाम पर उसको वोट लेना है, उसको वोट मिल जाएगा, लेकिन वो आपके गाँव को खत्म कर देगा। तो इस तरह से अगर आप नहीं समझेंगे, जितना जल्दी होता समझिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जितना जल्दी से होइए उतना जल्दी समझिए और अपने गांव को बचाइए। और नहीं बचाएंगे तो ये नेताओं को यही आपके साथ करने वाले हैं कि आपका खत्म कर देंगे। यूएनओ चिल्लाता रहेगा लेकिन आपको वो परवाह नहीं करेंगे, उनको तो परवाह करनी नहीं है। यूएनओ भी कहेगा तभी नहीं परवाह करेंगे और गाँव को बर्बाद कर देंगे। और ये कैसे होगा? कि जब तक गांव सरकार नहीं होगा, पूरा आपको अधिकार नहीं मिलेगा और आपको स्वतंत्रता नहीं मिली अपने ढंग से विकसित करने के लिए। और गांव से जब तक अधिकारी और नेता बाहर नहीं किए जाएंगे तब तक नहीं होगा। नेताओं का बाहर करिए, गांव से अधिकारियों को बाहर करिए, अपने अधिकार लेके अपने ढंग से गांव को विकसित करिए। देखिए सब गांव पोचम पल्ले की तरह से संपन्न होंगे, अपने सुविधा के साथ, अपने विरासत के साथ, अपने संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ। और वो भारत का, और सारे ऐसे गांव 6 लाख मिलकर भारत को कितनी शिखर पर पहुंचा सकते हैं, ये आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना शिखर भारत पहुंच सकता है और कितना भारत महान बन सकता है। तो फिर साथियों कहता हूँ कि अगर भारत को महान बनाना है तो गांव को महान बनाइए, और गांव को महान बनाना है तो गांव को सशक्त, बिल्कुल संपूर्ण अधिकार गांव को दीजिए। और संपूर्ण अधिकार जब गांव के लोग पा जाएंगे तो अपने ढंग से वो विकसित करेंगे। अभी तो ये तीनों गांव, मैंने विसिल, आपको विसिल सिटी, सिल्क सिटी और पर्यटन सिटी, ये तो आपने आखिर में भारत के गांव ही तो है ना। ये आप इन चीज़ों को आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई गांव के एक पर्यटन के गांव हमारे पर्यटन के केंद्र हो जाएंगे। क्या ये सरकारी लोगों ने पर्यटन केंद्र बनाया? क्या सरकार ने तो आपने बनाया, तो अब उनको लगा कि ये तो गांव इस तरह से विकसित हो रहा है, तो वो अपना पहुंच जाएंगे कि अधिकारी उस साहब अपना मैंने किया, हम लोगों ने योजना बनाई। ये कोई इनकी योजना नहीं है, इस गांव के लोगों की सबकी अपनी योजना है जिसके हिसाब से उन्होंने विकसित किया। अब पोचमपल्ली में आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इतने हथकरघे चल रहे हैं, कितने तरह की डिजाइनें रोज बनती होंगी, कितने तरह के साड़ियों के, एक तरह की साड़ी की डिजाइन होती नहीं, हर साड़ी की डिजाइन होती, 40 दिन में एक साड़ी बनती है, जैसे मैंने बताया। कितने प्रकार के नए नए डिजाइनें होंगे, दिन रात, चाहे महिलाएं हों पुरुष हों, सब दिन रात सोचते होंगे कैसा डिजाइन बने, बाजार में क्या डिजाइन है, दुनिया में कौन सा डिजाइन ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब पूरा गांव, एक एक गांव का एक एक व्यक्ति दिन रात, उसके कौन सा रंग हो, किस रंग का कौन सा कॉम्बिनेशन हो, किस तरह के कपड़े हों, किस तरह के धागे हों, ये सारा का सारा पूरा का पूरा सोच उनकी, और रोज नई नई खोज करते होंगे, नए नए ढंग से विकसित करते होंगे। ये अपने आप में ये कितना बड़ा काम है और कितना सुखद काम है। जब आप में क्रियाशीलता होती है ना, जब कोई चीज़ को निर्माण के दिशा में जब आप बढ़ते हैं तो वो बहुत आपको आनंददायक देती है। धन भी देता है, काम से अपने धन तो मिलेगा ही, लेकिन वो जो क्रियाशीलता है वो आपके अंदर एक अलग तरह की अनुभूति देती है। वहाँ में लोग होगा कि देखिए हमने ये डिजाइन दी और मेरी ये डिजाइन वहाँ चल रही है, किसी ने कहा कि ये मेरी डिजाइन है, देखिए ये मेरी डिजाइन फ्रांस में भी जा रही है, ये मेरी डिजाइन है, ये दुनिया के किसी और देश में जा रही है। इस तरह से एक
दुनिया में एक गांव ने अपने को सिल्क सिटी के रूप में स्थापित करके, हालांकि वो सिल्क सिटी तो विदेशियों ने नाम दिया होगा, सिल्क सिटी नहीं करना चाहिए उसको, होता है कि भारतीयों ने कहा, ये भारतीय कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर ये गुलामी की प्रवृत्ति होती है कि उसको सिटी का नाम दिया हो। सिटी नहीं है वो, एक तरह से वो गांव है, तो सिल्क गांव कहना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये भारतीयों को जो गुलामी की मानसिकता है, चाहे अफसरों की चाहे नेताओं की, इन्होंने सिल्क सिटी नाम दिया होगा। या कुछ जो व्यापारी जो है, जो व्यापार करते हैं, जो इनसे वहाँ के ग्रामीणों से जो खरीदते होंगे, तो वो अपने को दिखाने के लिए कि सिटी समझेंगे लोग। हालांकि सिटी शब्द जो है वो विदेशों के कई जगहों पे, कई देशों में सिटी का मतलब गाँव ही होता है। वहाँ सिटी का मतलब शहर नहीं होता है, जो भारत के सिटी का मतलब आप जहाँ यहाँ समझते हैं, और वो गांव ही होता है। तो लेकिन सिल्क सिटी नाम न देके अगर सिल्क गांव का नाम देते भारत के लोग, तो वो ज़्यादा सम्मानपूर्ण होता है। लेकिन उस गांव के आप जानते हैं, भारतीयों की जो गुलामी की मानसिकता हो, कोई चीज़ दूसरे की नकल करके उसकी भाषा को इंगित करेंगे, उसकी स्टाइल को नकल करेंगे, उसके रहन सहन को इंगित करेंगे और अपने को नीचा दिखाएंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि ऐसा हुआ कि ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि जब अंग्रेज आए उस समय भारत की, हालांकि उसके पहले भारत गुलाम था, लेकिन गुलामी में उतना इसका पतन नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, बहुत तो जानते हैं, कोई हम नई बात नहीं करने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा, वो ये उनके अंदर ये आया कि भाई अंग्रेज भारत पर और लंबे समय तक शासन कैसे किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जो शासन करना हो तो भारत के जो सभ्यता और संस्कृति का गौरव है, जब तक उसको नहीं मिटाएंगे तब तक वो आप भारत पर शासन नहीं करेंगे। इन लोगों की संस्कृति और सभ्यता और परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि एक तो किसी के आप उनके भले उनके ऊपर आप राज कर लीजिए, लेकिन वो आपके राज को मन से स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, वो अपने सभ्यता और संस्कृति और परंपरा के आगे किसी की परंपरा की संस्कृति को समझते नहीं। उन लोगों ने बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े विद्वानों को जुटाए, बड़े बड़े लोगों को जुटाए, उन्होंने कोशिश, और भारतीयों को भी जुटाए। भारत के जो दलाल टाइप के थे, जो गुलाम टाइप के थे, जो बड़े बड़े जिनको पैसे की सुख सुविधा में रहने वाले थे, बड़े बड़े लोग थे, वो जिसको के नाम आप बहुत समझते हैं, बहुत बड़ा आदमी था, उन लोगों को उन्होंने पैसे दे के, उनको नौकरी दे के, उनको अपने को टाइटल दे के उनसे कहलाया कि ये जो भारत की जो सब चीज़ें, हथकरघा है ये भी बेकार है, उनकी जो परंपराएं हैं, खान पान है, ये भी बेकार हैं। उनके हर चीज़, जो खान पान, रहन सहन, भाषा, हर चीज़ को उन्होंने कहा ये सब निकृष्ट है, ये सब पिछड़े हुए हैं, ये सब इनके तौर तरीके जो ज्ञान है वो सब पिछड़ा ज्ञान है ये, और उनके अंदर हीन भावना बढ़ते चले। अब वो हीन भावना इतनी गहराई तक पीढ़ियों दर पीढ़ियों ने अंग्रेजों ने भर दिया कि आज भी वो हीन भावना से मुक्त नहीं है। आज भी आप देखिए, नेता और अफसर जो है 2 मिनट आपसे बात करेंगे, उसके बाद तुरंत कूद के चले जाएंगे, अमेरिका में ये हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है। इतनी हीन भावना से त्रस्त हैं कि वो तुरंत दूसरे और उसकी किसी उदाहरण देना शुरू करेंगे। ज्ञान भारत की परंपरा का है नहीं, भारत की परंपरा, इनको ये पता होना चाहिए। आज तक इन सबों ने खोजा कि वहाँ के मलमल कैसे, बंगाल के मलमल बनते थे इतने सुंदर, जो कि एक बांस के फोफे में आ जाते थे। इतना साल, 75 साल देश की आज़ादी हुआ, क्या किसी इन भारतीयों ने खोजा वो कौन सा मलमल कैसे बनता था? तो ये क्यों कि वो तो हीन भावना से ग्रस्त हैं, उन्हें वो लगेगा जो कि वहाँ का कपड़ा जीन्स का अमेरिका से जो जीन आ रही है वो इनको लगेगा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ऐसी इतनी हीन भावना से ग्रस्त है। तो सारे के सारे जो अंग्रेजों ने जो हीन भावना से भारत को एकदम ग्रसित कर दिया, इनको लगा हमारे में कुछ नहीं, हम बिल्कुल जानवर टाइप के आदमी हैं, हम लोग गुलाम टाइप के आदमी हैं, हमारे पास तो वही पिछड़ी चीज़ें हैं जिससे कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। वो आपकी हीनता से इतना गहराई तक हीनता में उतर गया कि अब उसे हीनता से नाता नहीं निकल आए। उसके बाद वो हीनता तो चली रही थी, ये जैसे नेता और अफसर आए तो उस हीनता से मुक्त नहीं दिलाए, वो और आपको हीन माना। जब स्मार्ट गांव की बात करेंगे तो हीन भावना ये आएगा, भैया स्मार्ट क्या होता है? अब स्मार्ट शब्द तो विदेशों का शब्द है कि स्मार्ट बनिए, भारत का शब्द तो है नहीं। तो उसी तरह से स्मार्ट गांव होगा, मतलब विदेशी ढंग पर अपने को विकसित करिए।
वो कहेगा शहर गांव को शहरों बनाएंगे, तो शहर क्या मतलब क्या हुआ? शहर तो भारत के शहर तो उच्च श्रेणी के है नहीं। शहर तो दुनिया के जो बड़े बड़े शहर हैं वो खूबसूरत है, भारत तो कहीं टिकता भी नहीं उनके सामने। तो उसी नकल पर आप शहर बनाएंगे दुनिया के पश्चिम के नकल पर। तो ये जो आपके साथ हो रहा है भारत की, वो बार बार समझिए। जिस दिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये गांव सरकार बन जाएगी, आपको हीन भावना से मुक्ति मिलेगी। हीन भावना से जब आपको मुक्ति मिलेगी तो अपने ढंग से सोचेंगे, अपने ढंग से विचारेंगे, अपने गांव को आप सर्वश्रेष्ठ गांव बनाना कोशिश करेंगे, जैसा कि आपका यूएनओ सोचता है। उस तरह के आप वो आपकी सोच है, यूएनओ की सोच नहीं है। यूएनओ ने तो आपसे प्रेरणा लेकर ऐसा किया। वो जानता था कि भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता इतनी महान है कि अगर हम उसको उस ढंग से वो अपने को आर्थिक रूप से और उसके साथ वो अपने को आर्थिक रूप से संपन्न बना लेंगे, ये यूएनओ समझता है। तो नकल की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जब आपको लेकिन ये तभी आएगा जब गांव सरकार बनेगी। और ये बिना गांव सरकार के बने जब तक आपके पास संपूर्ण अधिकार नहीं होगा, तब तक आप ये सब नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना जल्दी हो गांव सरकार बनाने में आप तत्पर हो जाइए, और इसके लिए जो भी कुर्बानी करना हो दीजिए। अब जानते बिना कुर्बानी के नेता और अफसर आपको वो अधिकार देंगे नहीं। और इसके लिए संघर्ष के लिए मैं बार बार आह्वान करता हूँ, और संघर्ष के लिए जो भी करना हो करिए और समझिए। आप पहले समझिए फिर करिए। और समझाने के लिए ही मैं आपके सामने बार बार किसी न किसी एपिसोड में, हर रोज किसी न किसी कड़ी में मैं आपको इस बातें बताता रहता हूँ। धन्यवाद सर।